नमस्कार साथियों, मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ और बुक्स के क्षेत्र में कार्य करता है। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पशु परिचर का जो पेपर हुआ है, आज की जो पहली शिफ्ट है उसके बारे में। आज की पहली शिफ्ट और टोटल पेपर में देखा जाए तो 5वां पेपर। तो इसकी पहली शिफ्ट के पेपर की चर्चा करेंगे। मैं इसको मार्कर को थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने बिना देरी किए हुए पहले प्रश्न की ओर। और कहाँ से प्रश्न आए, कहाँ से मतलब कैसे क्वेश्चन आए, कहाँ से हमारी जो पीडीएफ है वहाँ से बुक, प्रैक्टिस बुक जो हमने डाली थी वो प्रैक्टिस बुक के बारे में कितने क्वेश्चन आए वो भी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश, राजस्थान का निम्नलिखित से कौन सा भौतिक प्रदेश भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। ये प्रश्न मध्य प्रदेश से मतलब सीमा साझा नहीं करता उसके बारे में पूछा है। तो मध्य प्रदेश है जो राजस्थान से 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। देखते हैं, पश्चिमी मरुस्थली ये नहीं करता है, ये तो करता है पाकिस्तान से जो राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अर्ध शुष्क क्षेत्र ये शेखावटी क्षेत्र है जो हरियाणा साइड में है, अरावली किसी से भी नहीं है। और दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है जो ये राजस्थान के हड़ौती और राजस्थान का जो वागड़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा का जो है यहाँ से देखा जाता है। वागड़ क्षेत्र तो डूंगरपुर बांसवाड़ा है, लेकिन ये जो दक्षिणी राजस्थान का एरिया और हड़ौती को मिला के, तो सही उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कर्क रेखा राजस्थान के निम्न में से किस शहर से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा है वो राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरती है और डूंगरपुर को टच करते हुए। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि बांसवाड़ा ऑप्शन में है, डी उत्तर सही होगा, डूंगरपुर है नहीं। और वैसे ऐसे भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन की कर्क रेखा किस जिले से न्यूनतम रहती है, किस जिले में सर्वाधिक, तो न्यूनतम डूंगरपुर है, सर्वाधिक बांसवाड़ा है। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो राजस्थान का जो गुजरात के साथ में सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं उसके बारे में बात करते हैं। चित्तौड़गढ़ नहीं करता, चित्तौड़गढ़ मध्य प्रदेश के साथ करता है। पाली राजस्थान का आंतरिक जिला है, नागौर भी राजस्थान का आंतरिक जिला है, जबकि उदयपुर है वो गुजरात के साथ में सीमा साझा करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना मैथमेटिक्स से है। ये पूछ रहा है 4000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो इसका उत्तर ए होगा, 630.50। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, ये भी मैथ से है। कुछ राशि पर 2 वर्ष का 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर, इस टाइप के क्वेश्चन कल भी देखने को मिले थे, तो ये सेम इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। इसका उत्तर ए होगा, 11,033.75। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, चक्रवृद्धि ब्याज किस वार्षिक दर से 5,000 की राशि 2 वर्ष बाद में 5,724.50 हो जाएगी। तो इसका उत्तर 7% आएगा, उत्तर डी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, उपलब्धता के लाभ साझेदारी पर नगोया प्रोटोकॉल खाली स्थान के अंतर्गत अंगीकार की गई है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका उत्तर है बी, जैव विविधता संधि। अगला प्रश्न अपना है, ये भी अंतरिक्ष दिवस से करंट को मिला के पूछा है। तो देखते हैं, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को क्यों मनाया गया था। तो आपको ध्यान में होगा जब चंद्रयान 3 है जो सफल हुआ था, जहाँ पे लैंडिंग की थी, वहाँ पे उसी डेट के कारण ये चतुर्थ देश बना है। जो इसका उत्तर ये है, भारत विश्व का चांद पर उतरने वाला चतुर्थ देश है और 23 अगस्त को दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश है। और इसी दिवस को अपन ने एक उपलक्ष्य के रूप में मनाने के, मतलब इसको यादगार बनाने के लिए इसको हमने अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य पशु कौन से हैं। तो राजस्थान के राज्य पशु है वो
चिंकारा है, और पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु की बात करेंगे तो ऊंट है। देखते हैं ऑप्शन में, चीता गाय नहीं, चीता ऊंट नहीं, हिरण चिंकारा और ऊंट ठीक है, ऊंट नहीं। तो इसने हालांकि खाली राज्य पशु पूछा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन यही है, उत्तर तो यही है। पालतू पशु श्रेणी में पूछता तो ऊंट होता, लेकिन इसने दोनों दिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये उत्तर सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र से संबंधित है। मतलब सीधा ऐसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन देखते हैं, जाखम, चंबल, माही और साबरमती। तो ये जो चंबल नदी है, ये बंगाल की खाड़ी की ओर अपना जल ले जाती है, और अपनी जो प्रैक्टिस बुक आई थी वो पशु परिचर के लिए, उसमें अपन ने यहाँ पे कवर कर रखी थी राजस्थान की वह नदियाँ जो जल, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 26 है शायद पहले पेपर का जो प्रैक्टिस का, बंगाल की खाड़ी में ले जाती हैं। तो यहाँ पे चंबल, काली सिंध, गुंजाली, बामनी, पार्वती, मैच, बनास, परवन, कोठारी और गंभीरी। तो यहाँ पे कौन सी ले जाती है, बाकी वाले ऑप्शन ऑलरेडी कट हो जाते हैं, तो उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से, एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती हैं, विकल्प का चयन कीजिए। तो राजस्थान में है जो देखा जाए तो स्वर्ण नदी नहीं बहती है, ठीक है। माही नदी बिल्कुल राजस्थान के गुजरात बॉर्डर पे, वो जो खमनोर की पहाड़ियों से निकल करके आगे जाती है। लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बनास नदी, सॉरी माही नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है, और खमनोर से पहाड़ियों से बनास निकलती है। तो ये जो तीनों हैं जो राजस्थान में चलती है, लेकिन ये स्वर्ण रेखा नहीं है, तो उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न अपना, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है। कौन सा राज्य राजस्थान, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से गुजरता है। तो राजस्थान से NH11 है जो गुजरता है, उत्तर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, राजस्थान वह खिलाड़ी जिसने पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थानी खिलाड़ी की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखो, ललित कुमार उपाध्याय, महेश्वरी चौहान, नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। तो ये महेश्वरी चौहान है जिसने राजस्थान से भाग लिया था, और इसके हमारे करंट में जो कवर कर रखा था उसको बता दूं, ये राम महेश्वरी चौहान। महेश्वरी चौहान है जो निशानेबाजी है, जालोर की निवासी है, और ये जो राजस्थान से भाग लेने वाले जो खिलाड़ी है, तो ये थे महेश्वरी चौहान, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, झुंझुनू की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता। विकल्पों का चयन कीजिए। तो ये सांबो, उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न अपना, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 16वीं विधानसभा के किस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपरोक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो भजनलाल शर्मा है जो जयपुर के सांगानेर विधानसभा सीट से जीतकर आए थे, उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न अपना है, 2024 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र, यानी ये MP की बात कर रहा है, MLA की नहीं कर रहा है, MP की बात कर रहा है, संसदीय क्षेत्र जीत प्राप्त की है। तो ये है भारतीय आदिवासी पार्टी, उत्तर सी सही होगा। अगला प्रश्न अपना मैथ का है, मैं बता देता हूँ। 1800 रुपये की राशि है, A तथा B C में इस प्रकार बांटनी है कि A को C का इतना %, B को A का इतने %, और C का भाग क्या है। तो इसका उत्तर 1200 आएगा, D उत्तर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वह प्रक्रिया जिसमें एक नस्ल के श्रेष्ठ नर की दूसरी नस्ल की श्रेष्ठ मादा के समागम से कराया जाता है, यह कहलाती है। तो यानी एक श्रेष्ठ और एक निम्न को मिलाते हैं, तो इसको कहते हैं संकर प्रजनन, क्रॉस ब्रीडिंग, उत्तर डी सही है। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, एक ऊंट में कितने आमाशय होते हैं। तो आपको ध्यान में होगा शायद ये
कल की शिफ्ट में मैंने ऐसा प्रश्न देखा था कि सब मनुष्य में हृदय के कितने पार्ट होते हैं, इस टाइप से कोई क्वेश्चन देखा था। तो लेकिन ऊँट में है जो 3 आमा से होता है, उत्तर डी होता है होगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं कि किसी के पार्ट, किसी अंग के पार्ट पूछ लेते हैं। सभी प्राकृतिक रंध्रों में रक्तस्राव और कंपकंपी होना निम्नलिखित में से किस रोग की एक महत्वपूर्ण नैदानिक लक्षण है? तो इसका उत्तर है एंथ्रेक्स। ये अपन ने जो है कवर कर रखी थी, उसको मैं बता देता हूँ। ये रहा, एंथ्रेक्स के बारे में अपन ने दे रखा था पूरी डिटेल। तो एंथ्रेक्स जो है वो जीवाणु जनित रोग है, ये आगे देखने को मिलेगा। और कारक इसका ये बैसिलस एंथ्रेसिस है। लक्षण क्या है? प्राकृतिक छिद्रों। प्राकृतिक छिद्रों का मतलब होता है कान, नाक वगैरह ये। तो कान, नाक, गुदा और योनि से रक्त स्त्राव होता है। तो यही ऑप्शन में अपने को देखने को मिला था। मैं वापस क्वेश्चन एक बार दिखा देता हूँ। प्राकृतिक रंध्रों से रक्त स्त्राव और कंपकंपी होना। अब कंपकंपी तो ये है कि जैसे रक्त स्त्राव होगा तो वैसे भी कमजोरी दिखेगी, कमजोरी में वैसे भी कंपकंपी का तो ये लक्षण जो जनरल लक्षण है, लेकिन ये प्राकृतिक छिद्रों से रक्त स्त्राव उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना प्रश्न यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला प्रश्न है, पशुओं में खुरपक्का और मुंहपक्का रोग के कारण खालिस्तान संक्रमण है। मतलब खुरपक्का और मुंहपक्का रोग है, ये जो वायरस जनित है या जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है या कवक जनित है। अब ये पहले भी प्रश्न आया था अपनी बुक में भी, ये पहले से कवर था। पिकोरोना वायरस है नाम इसका, जिसमें खुर के मध्य ये जीवित उत्तक के फोड़े बनते हैं और ऐसे ये खुर में और मुंह में दोनों जगह बनते हैं। तो ये विषाणु जनित रोग है, इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न है, बछड़ों की ग्रूमिंग की जाती है। तो बछड़ों की ग्रूमिंग है वो की जाती है उन्हें स्वच्छ रखने के लिए। ये उत्तर सही होगा। बाघ परियोजना, अगला प्रश्न, प्रारंभ कब की गई थी? ये प्रश्न है 1973 में भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। और इससे अगले प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा वन, एक सेकंड में इधर ले लेता हूँ क्यों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य संसाधन वो सर्वाधिक ऊपर, यहाँ से कुछ कट रहा है तो मेरे को ध्यान में नहीं है, लेकिन देखो प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वनों को 3 भागों में बांटा गया है राजस्थान के। तो इसमें होता है एक तो रक्षित वन, एक होता है आरक्षित वन और एक होता है अवर्गीकृत वन। देशज वन कोई होता नहीं है, तो इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा? उत्तर डी होगा। और ये अपन ने जो प्रैक्टिस बुक निकाली थी उसमें भी देखने को मिला था। तो यहाँ पे देख लीजिए, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये तीनों होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे जंतु जिनकी संख्या इस स्तर तक कम होती जाती है विलोपन का सामना कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो संकटग्रस्त कहलाते हैं, स्थानिक कहलाते हैं, विलुप्त जाति कहलाती है या संवेदनशील कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संकटग्रस्त। उत्तर बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगले प्रश्न की बात करें तो अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लेटेराइट मृदा के बारे में सही नहीं है? इन प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा जरा, क्योंकि ये सही नहीं है और सही है, असत्य है, सत्य है, सत्य नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं और उसको ध्यान से पढ़ के ही किए जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं, देखते हैं लेटराइट मृदा के बारे में क्या बातें करते हैं। यह कायांतरित व रेवेदार चट्टानों से बनी है, ठीक है। यह मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है, ठीक है। लो अंश की उपस्थिति के कारण लाल नजर आती है, ठीक है। इसमें पर्याप्त मात्रा में फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस इसमें नहीं होता है, फॉस्फोरस की इसमें कमी होती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर की दृष्टि से घटते क्रम में सजाना है। मतलब किस जिले की साक्षरता दर है वो ज़्यादा है, उसके बाद में किसकी है, उसके बाद में जैसे कम की ओर जाना है। तो देखा जाए तो इसका उत्तर है ए, यानी कि यहाँ पे कोटा की सर्वाधिक है। ये तो सीधे जिसने जो इस प्रश्न को देख के ऐसा लगता है कि डीप क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जो जनरल तैयारी करता है वो क्या करता है, मतलब पहले 1-2 जिले और लास्ट के 1-2 जिले तो याद करता ही होगा। तो पहला तो कोटा, यहाँ से तो हो गया बी। कोटा के बाद में अब देखते हैं
कि इसमें आ रहा है अलवर, अलवर के बाद में आ रहा है चूरू, चूरू के बाद में आ रहा है सिरोही। तो आपको ध्यान होगा जब टॉप के जिले पड़ेगा वो पड़ेगा कोटा, जयपुर, झुंझुनू, और नीचे से पड़ेगा तो वो पड़ेगा जालोर, सिरोही वगैरह। तो जालोर, सिरोही, तो ऊपर का ये है कोटा और नीचे ये है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट में, ये डाउन में, तो ए और डी ऊपर नीचे होगा। और कहीं भी है क्या? हाँ, तो फिर इसको अलवर जो है वो शेखावटी के पास में है, यहाँ पे इसकी ज़्यादा है। उसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें ए और डी दोनों फंसा दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो विजय स्तंभ का निर्माण है वो जो महाराणा कुंभा ने करवाया था। उत्तर डी सही है। 9 मंजिली इमारत है ये। एक दुकानदार किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचता है और उसे 10% की हानि होती है। अगर 12% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे कितने में बेचना चाहिए? तो ये बेचेगा इसको 1120 रुपये में। उत्तर सी सही होगा। निखिल ने एक वस्तु 5% हानि के साथ में 1445 रुपये में बेची। 10% लाभ अर्जित करना है, कितने में बेचनी चाहिए? वही सेम ऊपर का जो क्वेश्चन है, सेम ही उसी का मेथड लगेगा, सेम उसी मेथड से हो जाएगा। उत्तर है डी 1650 रुपये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार, ये भी मैथ का ही है, एक दुकानदार ने वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 960 रुपये में बेच दिया। वो सेम ही पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है। और 12% की छूट देता तो विक्रय मूल्य क्या होता? तो इसका विक्रय मूल्य होता 1056। ये उत्तर सही है। और ये जो मैथ के क्वेश्चन है मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इसके जो मैथ के जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे आपको छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस लोक नाट्य शैली में कलाकार को बहरूपिया कहा जाता है? तो बहरूपिया वो होता है जो किसी और का रूप धारण करता है, उसको बहरूपिया कहते हैं। नाम क्या है इसका? बहुरूपिया, बहरूपिया, अलग अलग रूप धारण करता है, अलग अलग रूप, बहुत सारे रूप, तो वो ये होता है स्वांग। स्वांग यानी उत्तर इसका बी होगा। और इसको मैं आपको बताना चाहूँ तो ये रहा, यहाँ पे हमारी जो करंट वो सॉरी क्या कहते हैं प्रैक्टिस बुक जो थी उसमें कहाँ था, तो उसमें अपन ने कवर कर रखा था स्वांग। एक प्रश्न पूछा था 8वां, उसमें स्वांग और इसका दूसरा नाम हमने स्लैश दे रखा है बहरूपिया। ठीक है, तो इसके कलाकार जानकी लाल भांड है। बाकी रावण जटायु की में जो बहरूपिया कला उसमें युद्ध का प्रदर्शन होता है। इस टाइप के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न है अपना, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये प्रश्न तो पहले भी देखने को मिले, पहली वाली शिफ्टों में भी, और यहाँ भी वापस देखने को मिल गए अपने को। तो ये केवलादेव है जो भरतपुर में देखने को मिलता है। उत्तर इसका बी होगा। और अपनी जो प्रैक्टिस बुक है इसमें बार बार प्रूफ तो देना ही क्या, लेकिन फिर भी देख लो, ये केवलादेव पार्क ये भरतपुर में, छोटा साइबेरियन सारस पक्षियों की शरण स्थली। और कल ये पूछा गया था कि विश्व धरोहर में शामिल कौन सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस किले को दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं? राजस्थान के किस किले को दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं? तो राजस्थान के तारागढ़ जो अजमेर में है इसको दूसरा जिब्राल्टर कहते हैं। ये अकबर द्वारा निर्मित दुर्ग है। अगला प्रश्न है अपना, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक देखने को मिला? ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले किसी दूसरी या तीसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका उत्तर पाली है। और जिसने हमारी वीडियो देख के गया होगा तो 100% मुझे विश्वास है कि उसने क्वेश्चन सही किया होगा। और जो नहीं देख के गया है लेकिन टेलीग्राम चैनल से जुड़ा हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है मूल्यांकन अकेडमी, तो टेलीग्राम से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे प्रूफ दिए गए हैं। तो ये प्रूफ बार बार आया होगा, 2-3 बार आ गया मेरे हिसाब से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक बार लिंगानुपात का पूछा है कि कहाँ है, दूसरा पूछा था न्यूनतम कहाँ है, फिर 2 बार ये पूछ लिया सर्वाधिक, ग्रामीण का सर्वाधिक कहाँ है, तो ये हमने ऐसे बता रखा है ग्रामीण इतना है और ग्रामीण में सर्वाधिक यहाँ पे है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। इसी केवल एक क्वेश्चन के आधार पर ये व्याख्या ऐसे ही लिखी हुई है सारे क्वेश्चनों की। तो आप इस बुक का तो मौका चला गया, लेकिन आगे आने वाली जो RAS है उसके लिए आप ऐसी मतलब मूल्यांकन अकेडमी की ऐसी ही बुक आएगी जिसमें व्याख्या आपको बहुत आनंददायक मिलेगी, एक ही जगह पर समरी मिलेगी। तो आप इस बुक को परचेज कीजिएगा। ये आपको दिसंबर में मार्केट में देखने को मिल जाएगी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते? तो राजस्थान के सालर वन है वो अरावली के क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखते क्या क्या होता है। अजमेर बिल्कुल अरावली का क्षेत्र है, उदयपुर, जैसलमेर और पाली, तो ये तीनों जिले हैं जो अरावली के, तो उत्तर सी होगा, जैसलमेर में सालर वन नहीं पाए जाते। जैसलमेर जो मरुस्थली जिला है और इसमें कंटीले वनों की उपलब्धता देखने को मिलती है, जिसमें खेजड़ी, फोग, केर, कुमट इस टाइप के वन देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते? तो ये वही वापस मैंने नाम ले लिए थे। खेजड़ी मैंने अभी ले लिया था, बेर ले लिया था, रोइडा, और यहाँ पर बांस है जो कांटेदार वनों में नहीं आता है, और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र और मध्य प्रदेश वगैरह इस मतलब राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में पाया जाता है, यहाँ पे नहीं है कांटेदार वनों में। 1733 में सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम बताइए और निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सूरजमल द्वारा बनाया गया किला है वो लोहागढ़ किला जो भरतपुर में स्थित है, उत्तर सी है। जबकि गागरोन का किला झालावाड़ में है, जालोर का किला और चूरू का किला। चूरू का किला चांदी के गोले दागने के लिए फेमस है। क्या पता आगे क्वेश्चन अगले पारी में देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये करवाया था एकलिंगनाथ जी मंदिर, बी उत्तर सही है। और इस मंदिर का जीर्णोद्वार है वो मोकल ने करवाया था, तो इसलिए इसको मोकल का मंदिर भी कहते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आगे अगली पारी में देखने को मिले। अगला प्रश्न है अपना, स्टेनलेस स्टील को लोहे को निम्न मिलाकर बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील है, इसमें मैग्नीशियम नहीं मिलता, बाकी सारे मिलाए जाते हैं। तो ए बी डी, ए बी डी, ए उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, जब बेकिंग सोडा को सिरका में मिलाया जाता है तो गैस निकलती है, जो चूने के पानी में प्रवाहित किए जाने पर उसको दूधिया कह कर देती है। ये गैस कौन सी है? तो ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ये आपको ध्यान होगा, ये अपने सामान्यतः घरों में जो चूने के पाउडर वगैरह के रूप में काम लेते हैं, तब जैसे घर में मतलब पुराने टाइम में, अभी तो नहीं है, पुराने टाइम में जैसे एक सफ़ेदी कड़ी के नाम से कलर आता था, उसमें ये देखने को मिलती थी। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा नहीं पाई जाती है? तो मरुस्थलीय मृदा है वो मरुस्थलीय जिलों में पाई जाएगी, और मरुस्थलीय जिले यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। तो चूरू में पाई जाती है, जोधपुर में पाई जाती है, नागौर में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जिले मरुस्थलीय है। राजस्थान के 12 जिले मरुस्थल के क्षेत्र में आते हैं। जबकि कोटा है वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ 4 जिले, कितने? 4। तो इन जिले में हाड़ौती मिट्टी पाई जाती है, जिसको काली या रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित नहीं है? इस टाइप के प्रश्न भी बार बार देखने को मिले, ये एक पैटर्न बना हुआ है। तो रामगढ़ विषधारी भी राजस्थान में है, भीमगढ़ और रामसागर और भैंसरोडगढ़। तो रामसागर जो है, सॉरी रामसागर तो राजस्थान में, भीमगढ़ राजस्थान में नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलवायु के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, ऐसे प्रश्नों को जहाँ पे आपको नहीं दिखे उसके ऊपर गोला कर दीजिए, ताकि इस प्रश्न को पढ़ने में आसानी हो जाए। या फिर इस टाइप के प्रश्नों को हल करते हैं तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आप नहीं के बारे में हाथ दे दीजिए। जैसे अब पढ़ो इस प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की जलवायु के बारे में सही है? तो सही सही कथन छांट लो, जो सही नहीं है वो ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को पढ़ने के लिए कुछ अपने को विकल्प अपनाने पड़ते हैं। तो देखते हैं, पश्चिमी रेगिस्तानी सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, जिसका औसत वार्षिक वर्षा है जो 25 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल सही बात है, तो अपने को तो गलत ढूंढना है। राजस्थान में औसत वर्षा अधिक नहीं है, क्योंकि यह आंतरिक भाग में स्थित है। ठीक है, अरावली श्रृंखला का विस्तार मानसूनी पवनों के लंबवत है, नहीं। और शीत ऋतु में मावठ थोड़ी वर्षा प्राप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। तो अरावली जो लंबवत है, ये लंबवत नहीं है, ये समानांतर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो पारा जो है वो मिश्र धातु नहीं है, और एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर में द्रव अवस्था में रहती है। ये धातु के, हालांकि धातु है जो कठोर होती है, घातवर्धीय होती है, तन्यता होती है, इस टाइप के गुण होते हैं, लेकिन पारे में ये गुण नहीं देखने को मिलते। अगले प्रश्न पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की चालक है? तो विद्युत की चालक है जो ग्रेफाइट है। उत्तर सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नेत्र में दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए हम लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो दूरदृष्टि अगर आपका दोष है तो आप उत्तल लेंस का प्रयोग करोगे। उत्तर सी सही है। राजस्थान के चूरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो चूरू जो है वो उसी टाइप का क्वेश्चन जैसे कि मिट्टी का मैंने पहले समझाया था कि मरुस्थली मिट्टी कौन सी है, तो जो मरुस्थल में पाई जाएगी, मरुस्थली जिले पता होने चाहिए। इसी प्रकार चूरू है, कौन सी बोली है? तो चूरू आता है शेखावटी क्षेत्र में। चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना, ये 4 जिले हैं जो शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा है वो शेखावटी है। उत्तर डी होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित, एक मिनट, राणे जगपतराव मरसिया किसके मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था? तो महाराणा जगत सिंह जगपत मरसियारा। ठीक है, उत्तर सी होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अष्टभुजी अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार माना जाता है? तो ये जीर्ण माता की जो मूर्ति है उसकी विशेषता, अष्टभुजी देवी का मतलब क्या है? 8 भुजाओं वाली यहाँ पे मूर्ति है, तो ये है जो दुर्गा का अवतार मानते हैं। उत्तर इसका बी होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का त्योहार कौन सा? तीज किस माह में मनाया जाता है? विकल्प का चयन कीजिए। तो तीज के लिए एक कहावत भी है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, मतलब तीज से राजस्थान में त्योहारों का आगमन शुरू हो जाता है, और गणगौर के बाद में राजस्थान में त्योहारों का समाप्त हो जाता है, मतलब गणगौर के बाद में कोई त्योहार नहीं होते। तो तीज है वो श्रावण मास में मनाई जाती है, श्रावण शुक्ल तृतीया। अब देखते हैं अपने बुक के बारे में। ये बुक के बारे में है, पेज नंबर का पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये जो प्रैक्टिस बुक आई थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अपन ने यहाँ कवर कर रखा था, कोई ऐसा क्वेश्चन था जो असुमेलित करने का था, और घुड़ला नृत्य के बारे में दिया था कि ये श्रावण में किया जाता है। तो घुड़ला है वो श्रावण में नहीं, चैत्र में किया जाता है। लेकिन तीज के बारे में, श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज या हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है इसे। शिव पार्वती की पूजा होती है यहाँ पर, मतलब तीज के अवसर पर किसकी होती है पूजा? तो शिव और पार्वती की। और जयपुर में जो तीज की सवारी है वो फेमस है, यानी प्रसिद्ध है, तो हो सकता है यहाँ से कहीं आगे प्रश्न देखने को मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? तो कपिल मुनि का जो मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। बीकानेर और फलोदी रास्ते के बीच में एक कौलायत क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे। तो जो बीकानेर में कौलायत क्षेत्र में कपिल मुनि का मेला लगता है, और कपिल मुनि को संख्या दर्शन का प्रणेता कहते हैं, कि संख्या दर्शन का प्रणेता हो सकता है आगे ये प्रश्न देखने को मिले। अगला प्रश्न अपना, सॉरी, बोरला नामक आभूषण राजस्थान की महिलाएं कहाँ पहनती है? तो बोरला है जो राजस्थान की महिलाएं हैं जो सिर में पहनती है, और अपनी जो प्रैक्टिस बुक थी पशु परिचर, उसके बारे में ये क्वेश्चन सीधा सीधा इसमें डला हुआ है। पेपर नंबर 4 प्रश्न नंबर 3, स्त्रियों द्वारा बोरला आभूषण खाली स्थान पर पहना जाता है सिर, और इसी ने खाली स्थान से ही क्वेश्चन दिया है। बोरला नामक आभूषण राजस्थान की महिलाओं द्वारा खाली स्थान में पहना जाता है, केवल लैंग्वेज का फर्क है, बाकी क्वेश्चन वही का वही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो फड़ कलाकार राजस्थान के हैं ये जो भीलवाड़ा से संबंध रखते हैं। और अगला प्रश्न अपना है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है। तो केवलादेव है वो, अभी पीछे अपनी बात हुई थी, मैं उस स्लाइड पे नहीं जाना चाहूँगा। पक्षियों के लिए 1985 विश्व धरोहर सूची मैंने आपको बताए थे, तो यहाँ पे देख लो, ये यहीं से वापस उसी स्लाइड से, मतलब एक ही पेपर, एक ही क्वेश्चन से इस पेपर में 2-2 क्वेश्चन देखने को मिले। प्रवासी पक्षियों के लिए केवलादेव को जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र में चिपको आंदोलन खालिस्तान के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए किया गया था, तो किसके विरुद्ध था? तो राजस्थान में जो चिपको आंदोलन है वो खेजड़ी वृक्षों को काटने के विरुद्ध में था। तो इसी प्रकार जो हिमालय का क्षेत्र है वहाँ पर जो वृक्षों की कटाई, इसके प्रतिरोध के लिए एक आंदोलन हुआ था। ऐसी प्रकार एक दक्षिण भारत में हुआ था, उसको एपिको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस चिपको आंदोलन का जो क्या कहते हैं जनक या सॉरी नेतृत्व करता है वो सुंदरलाल बहुगुणा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपन। उस संत का नाम बताइए जिसको मुसलमान है जो राम सा पीर कहते हैं। तो ये जो है रामदेव जी का मंदिर है जो पोखरण के पास में रामदेवरा जैसलमेर जिले में पड़ता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला देखने को मिलता है। नवजात पुत्री की माँ किस रंग का पोमचा दिया जाता है? मतलब पीहर पक्ष की ओर से जब नवजात मतलब पुत्री की माँ होती है, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ इंडिकेट क्या है, पुत्री। ऐसे तो दिया जाता है कि मतलब कौन क्या होता है तो पोमचा होता है, लेकिन पुत्री है तो कौन सा होता है? तो पुत्री के जन्म पर है जो पीहर पक्ष की ओर से गुलाबी रंग का पोमचा दिया जाता है। उत्तर इसका क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। नारंगी और बैंगनी तो कोई होता ही नहीं है। और पीला कब दिया जाता है? तो अपनी जो पशु परिचर की टेस्ट वो बुक थी उसमें देखो कि क्वेश्चन ये था कि महिला पोमचा कब पहनती है, ओढ़ती है? तो शिशु के जन्म पर। ये पीहर पक्ष की तरफ से लाया जाता है। पोमचा है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। अब पोमचे के हमने प्रकार बताए, ऐसे तो खूब सारे प्रकार है, जिस रंग का पहने उसी रंग का प्रकार बना दो, लेकिन जो ट्रेंडिंग में चलता है या मतलब जो अपने शुरुआती से संस्कृति में चलता आया है उसके बारे में बताया है। तो प्रकार दो है, एक पीला होता है, एक गुलाबी होता है। पीला पोमचा है वो लड़के के जन्म पर होता है, गुलाबी है वो लड़की के जन्म पर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना, शहनाई वाद्य यंत्र को किस परिवार से संबंधित है? तो शहनाई है वो सुशीर वाद्य है, और सुशीर वाद्य वो होते हैं जिसको फूंक से बजाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना, सॉरी ये प्रश्न क्या था? उदयपुर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938। ये प्रश्न भी अपनी टेक्स्ट बुक में था, लेकिन यहाँ पे डालने आप भूल गए होंगे शायद, कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजपूताना का एकीकरण वर्तमान में राजस्थान में कितने चरणों में संपन्न हुआ? ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से अधिकांश बच्चों के सही होना चाहिए और होना भी होगा भी। उत्तर 7 है। राजस्थान के, ये अपनी प्रैक्टिस बुक में जो है वो बता देता हूँ, राजस्थान के एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुए? 7। ये सीधा प्रश्न ही ऐसे के ऐसे देखने को मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यक्ति को बाणासुर का शहीद कहते हैं। बाणासुर का शहीद, ये प्रश्न पहले रिपीटेड है, किसी एग्जाम में आया हुआ है, पशु परिचर में नहीं, किसी और एग्जाम में देखने को मिला था। तो बाणासुर का शहीद है वो मेजर शैतान सिंह को कहते हैं, जिसका संबंध है जो बीकानेर से है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो कर लेते हैं मिलान अभी, देखते हैं। ये पूछ रहा है, अम्ल, गन पाउडर और औषधियों का उपयोग की जाने वाली अधातु। तो जो गन पाउडर वगैरह है वो सल्फर से बनते हैं, जो बॉम्ब वगैरह ये जो बनते हैं। तो इसमें ए में 3 कहाँ पे है? यहाँ पे और यहाँ पे। तो बी नहीं होगा और सी नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गए। और बाद में इलेक्ट्रोड का उपयोग किए जाने वाली अधातु, ग्रेफाइट, ये एक, क्योंकि दोनों में ए ही है इसलिए मैंने ज़्यादा आगे ऑप्शन पढ़ने की इम्पोर्टेंट नहीं समझी। सी में देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तारों का उपयोग की जाने वाली धातु, तारों का उपयोग होता है, और थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली धातु। एक सेकंड, इस प्रश्न को एक बार वापस पढ़ते हैं। 1 में 3 ये तो कन्फर्म है, गन पाउडर के लिए आता है। और अगले आपने है बी में 1 ग्रेफाइट, और सी में है उपकरणों में तारों में उपयोग की जाने वाली धातु। तारों में उपयोग की जाने वाली धातु, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में तारों में उपयोग, तारे तो कॉपर की होती है, तांबा। तो सी में 4 कहाँ है? सी में 4 यहाँ पे देखने को मिला। तो उत्तर इसका डी होगा।
और फिर थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली मरकरी। क्योंकि अपने घरों में भी तो अपन ने सामान्यतः देखा होगा कि जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसकी जो तारें होती है वो कॉपर से बनी होती है, मतलब तांबे से बनी होती है। तो उत्तर डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ अभिक्रिया करती है? तो आयोडीन है वो इसके साथ अभिक्रिया करती है। उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न, शेखावटी क्षेत्र वापस वही राजस्थान के किस भूआकृतिक विभाजन का भाग है? तो शेखावटी क्षेत्र है जो मरुस्थल का भाग है। मरुस्थल को दो भागों में बांटा है, एक तो महान मरुस्थल, एक अर्ध मरुस्थल। तो महान मरुस्थल तो वो है जो जैसलमेर से सटा हुआ है, और अर्ध मरुस्थल है वो शेखावटी का क्षेत्र है। तो उत्तर इसका सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? अभी पहले मैं बात कर ही चुका हूं, तो मैं सीधा आंसर बता देता हूं। काली मिट्टी हाड़ौती में पाई जाती है। हाड़ौती के 4 जिले, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कितने? 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए आर्थिक जोन, हस्तशिल्प आपको समझ में अगर नहीं आए तो एक बार कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको इंग्लिश में भी देख लेना होता है। तो जैसे यहाँ देखोगे हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट देखोगे तो सीधा आ जाएगा जोधपुर। अब जोधपुर का क्षेत्र कौन सा है देख लेते हैं, बोरानाडा जोधपुर। उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में सामाजिक क्षेत्र में देखो, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री 2024 किसको दिया? बात कर रहा है सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखो 2024 में किसको दिया, पहले तो यही बात कर लेते हैं अपन। 2024 में 5 व्यक्तियों को मिला था, जिसमें जानकी लाल भांड भी है, माया टंडन भी है, लक्ष्मण तेलंग भी है, अली मोहम्मद है और गनी मोहम्मद है। लेकिन यहाँ पे तो ये सारे ही मिल गए। अब किसी ने ये सोच लिया कि इन तीनों को मिला है तो शायद सी होगा, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है। इसने पूछा है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में है वो सुश्री माया टंडन को मिलता है। ये डॉक्टर है और सामाजिक सेवाओं में इसको दिया गया है। जानकी लाल भांड है, कलाकार है, और लक्ष्मण भट्ट तेलंग है वो देखने को मिलेंगे आपको ध्रुपद गायकी। तो देखो ये अपनी जो प्रैक्टिस बुक है, पेज नंबर 209, यहाँ पे पेज नंबर दिख रहा है। राजस्थान में पद्मश्री 2024, 5 व्यक्तियों को 4 पद्मश्री मिले। जानकी लाल भांड बहरूपिया कला से संबंध रखते हैं, लक्ष्मण भट्ट तेलंग है वो ध्रुपद गायकी से रखते हैं, माया टंडन सामाजिक सेवा से रखती है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ये लोक गायक है बीकानेर के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पार्कों को सम्मिलित करना है ये प्रश्न। राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ होता है? रामसर स्थल कहाँ है? अब जैसे देखा जाए तो राष्ट्रीय पार्क से सीधे जैसलमेर भी मिला सकते हैं, और कुछ लोगों ने किया भी होगा, लेकिन अदर ऑप्शंस भी अपने को देखने होते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। डेजर्ट फेस्टिवल है वो जैसलमेर में आयोजित होता है। तो बी में 1 आएगा, बी में 1 का ऑप्शन यही है, मतलब सी उत्तर सही हो गया। लेकिन अगर किसी ने राष्ट्रीय पार्क, जो जनरली हम क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरुद्यान, जैसलमेर बाड़मेर, जैसलमेर बाड़मेर, इस टाइप से किसी ने रटा होगा तो उसने पहला ही क्या मिला लिया, राष्ट्रीय पार्क जैसलमेर। तो यहाँ पे वो सी पे तो गया ही नहीं है, इसको तो उसने हटा ही दिया, बी या डी में से गया है। फिर बाद में डेजर्ट फेस्टिवल वगैरह बाद में हो सकता है ध्यान में आ गया हो तो उसके मिलान सही हो गया होगा, लेकिन गलत हो सकता है। इसका उत्तर सी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान में 2025 वर्ष 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से पहले आने वाले पर्यटन उत्सव का चयन कीजिए। बहुत सारे बच्चों को फंसाया होगा इसने। क्यों? क्योंकि जनवरी महीने में जो पहला उत्सव होता है वो अपने को देखने को सामान्यतः पतंग महोत्सव देखने को मिलता है, 14 जनवरी को मनाया जाता है। लेकिन ये जो है प्रश्न इसने पूछा है सबसे पहले आने वाले। तो ये जो ऊंट महोत्सव है ये भी जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन किसी ने यहाँ पे गैस भी मुश्किल किया होगा, जिसने पढ़ रखा था उसी ने किया होगा, जिसने भी तुक्का मारा है पतंग महोत्सव पे मारा होगा। तो ऊंट महोत्सव है वो 13 जनवरी से 15 जनवरी 2000, क्योंकि इसने वर्ष भी दे दिया, बात यह है इसने वर्ष भी दे दिया कि जनवरी में कहाँ है, तो ये जनवरी में 2025 में है, ये 12 या 13 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊंट महोत्सव उत्तर होगा इसका बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी जैव तकनीकी चिकित्सा अपशिष्ट के निपटान हेतु
है तो इसको कहते हैं भस्मीकरण। क्यों? क्योंकि चिकित्सा के जो अपशिष्ट होते हैं वो वायरल जनित या फिर बैक्टीरिया जनित हो सकते हैं, तो वो किसी को क्षति ना पहुंचाए, इसलिए उसको भस्मीकरण का मतलब क्या हो गया, इसको जला के खत्म कर दो, तो इसको जलाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है स्ट्रेटोमाइनिस, टेट्रासाइक्लिन एवं इरिथ्रोमाइनिस माइसिन निम्नलिखित के उदाहरण है। तो ये एंटीबायोटिक है यानी प्रतिजैविक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो संक्रामक रोग कौन से हैं? तो ये है चिकन पॉक्स, कैंसर, तपेदिक, मधुमेह और हैजा। तो डायबिटीज और कैंसर निम्न में से कौन से संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो ये बी और डी, बी और डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैथ का है, मैं सीधा ही उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है 575, डी होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखो एक ही सीट में इतने सारे क्वेश्चन मिले कि हम प्रूफ लगाते थक गए। आगे भी प्रूफ थे लेकिन लगाने की जगह नहीं बची। आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। और ये तो मैथ का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि 6 वर्ष में 18,130 हो जाती है तथा 8 वर्ष में 20,090 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर है वो 8% आएगी साथियों। यहाँ पर जिसने भी 8.8 किया है उसका गलत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेंडल ने परीक्षण में किस पौधे पर प्रयोग किया? मेंडल का प्रयोग है वो मटर के पौधे पर किया गया था। यहाँ पे हमने दे भी रखा है, उत्तर इसका डी है। क्या है? मेंडल का प्रयोग डी। और ये जो ग्रेगर जॉन मेंडल, इसके क्वेश्चन खूब आए हैं एग्जाम में, देखने को मिले हैं। तो मेंडल है जो मटर के पौधे पर प्रयोग करते हैं, अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। और मटर के अलावा हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर किसी अन्य एग्जाम में, जरूरी नहीं है कि जो हम बात करें वो पशु परिचर में आए, आगे भी तो एग्जाम लगेंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में एग्जाम खत्म हो गए। तो आगे भी किसी एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है कि मेंडल ने मटर के अलावा किस पौधे पर प्रयोग किया था। तो हिराशियम के पौधे पर, हिराशियम है, इस पर भी प्रयोग किया था। इसने 7 लक्षणों को लिया था जिसमें ये 7 लक्षण थे। कौन प्रभावी था कौन अप्रभावी था उसके बारे में भी दे रखा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा विषम युग्मजी एलीलो को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित विकल्पों से सर्वाधिक विकल्प का चयन कीजिए। कौन से का करना है? विषम युग्मजी। तो विषम युग्मजी है वो डी उत्तर होगा। मैं आपको अगर नहीं दिख रहा है तो बता दूं, टी और टी ये होगा। और ये अपनी जो जो प्रैक्टिस की बुक थी उसमें देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है विषम युग्मज जीन के 2 अलग अलग संस्करण विरासत में मिले हैं, एक माँ से और एक पिता से, अर्थात एक जीन के असमान एलील कैसे होते हैं? टी और टी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपने उम्मीद करता हूँ कि सही किया होगा जिसने भी ये हमारी बुक पढ़ के गया है, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए बता दूं कोई दिक्कत नहीं है। आगे एग्ज़ाम और भी आएंगे राजस्थान में, और हमारी बुकें भी और भी आपको देखने को मिलेगी। जो आरएएस की सबसे पहले आएगी, उसके बाद में ईओआरओ की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बंधु या दोस्त, उनको भी ईओआरओ के लिए प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाएंगे। सेम इसी फॉर्म में व्याख्या देखने को मिलेगी। इससे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे आगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, लक्षण प्रारूप अनुवंशिकी घटक। अच्छा, इसकी सूची का मिलान करना है। तो मैं आपको उत्तर तो बता देता हूँ, इसका बी है। जिसको जल्दी भागना है वो भाग जाए, आगे भगा दे वीडियो। इसका उत्तर है बी। और अगर ये हमारे उसमें कवर तो हो रखा है लेकिन यहाँ पर जगह नहीं बची थी तो हमने यहाँ पे लगाया नहीं है। और यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो जीन प्रारूप तो है लेकिन एक जगह और जीन प्रारूप कवर कर रखा है, उसको और अच्छे तरीके से बता रखा है। क्योंकि यहाँ पे पहले कहीं हमारी किताब में यही खासियत रहती है कि अगर किसी एक वर्ड को एक जगह बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो दूसरी जगह पर वो सेम एक्सप्लेनेशन नहीं आता, रिपीटेशन नहीं होता, कॉन्सेप्ट रिपीटेशन का हमारे नहीं आता। तो इसलिए ये दूसरी जगह था लेकिन यहाँ पे जगह ही कम बढ़ रही थी तो वो बताया नहीं गया है। उत्तर इसका बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाखड़ा नागल परियोजना राज्य के किन
समूह का संयुक्त उद्यम है। तो भाखड़ा नागल का प्रश्न मुझे शायद ध्यान में आ रहा है, पहले भी आया हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसी सी पशु परिचर के एग्जामों में। तो इसका उत्तर है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, यानी बी उत्तर होगा। तो और उसने ऑप्शन भी चेंज नहीं किए, मुझे तो ऑप्शन भी वही के वही लग रहे हैं। जो एग्ज़ाम लेने वाली बोर्ड संस्था है उसके बारे में बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो राजस्थान से किसका संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्नों को मैंने पहले भी बताया है। आप इन प्रश्नों को काट के भी कर सकते हैं, जैसे नहीं को काट दिया तो पढ़ लो। निम्नलिखित में से किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से है? तो राजस्थान से कौन है? पांचना बांध है करौली में, जाखम बांध प्रतापगढ़ में, माता टीला बांध बिल्कुल है। तो सॉरी, माता टीला बांध राजस्थान में नहीं है, सिद्धमुख नहर है जो उत्तरी राजस्थान गंगानगर हनुमानगढ़ में देखने को मिलती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पिछोला झील राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो उदयपुर है। इसको ज़्यादा बताने की मैं नहीं समझूंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, अगला प्रश्न है अपना, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। और सूची में क्या दिया हुआ है? एक तो दिया हुआ है पशुओं के रोग और एक दिया है कारक, कि ये रोग का कारक क्या है, किससे होता है। तो देखते हैं, बात करते हैं। एंथ्रेक्स, प्रोटोजो, यहाँ पे देखो हमारे जो प्रैक्टिस बुक थी उसमें भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंथ्रेक्स कवर कर रखा है, मिल्क फीवर यहाँ कवर कर रखा है। और उसके बाद में ये जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं इसके प्रूफ हम कम डालते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें एक में ही 8 क्वेश्चन होते हैं, 4 इधर के 4 इधर के। इसको क्वेश्चन बनाया जा सकता है या व्याख्या ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इसको क्वेश्चन बना के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर प्रूफ देंगे तो 8 पेज लगाने पड़ेंगे। ये तो एक ही जगह 2 मिल गए इसीलिए। बाकी ये पूरी बुक को, अगर पूरी बुक को किसी ने ढंग से पढ़ा है तो ये चारों के चारों मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसका उत्तर मैं बता दूं, सी होगा। क्या होगा? सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर अपन। अगला प्रश्न है, सांड या भैंसे की यौन परिपक्वता की अनुमानित आयु खाली स्थान होती है? तो ये होती है 22 माह। और अगर वर्षों में दिया होता तो शायद 2 वर्ष ऑप्शन होता। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक घटक नहीं है? तो बायोगैस का घटक है वो ऑक्सीजन नहीं है। कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक घटक नहीं है? तो बायोगैस का ऑक्सीजन घटक नहीं है, जबकि मीथेन, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्राइड सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारे हैं। राजस्थान में झालावाड़ में निम्नलिखित में से कौन से पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? अगर किसी, झालावाड़ के भी दे दिया झालरापाटन, अगर किसी ने देखा होगा तो बलदेव पशु मेला भी है, गोमती सागर है, रामदेव, चंद्रभागा, वीर तेजाजी, ये मेले तो सारे के सारे हैं जो राजस्थान के हैं। बट लेकिन इसने क्या दिया कि झालरापाटन जो झालावाड़ का एक क्षेत्र है, वसुंधरा राज्य का विधानसभा क्षेत्र, कि यहाँ कौन से लगते हैं। आइए अपन बात करते हैं अपनी बुक के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। खूब सारे हो गए क्वेश्चन, 86 पे आ गए। तो बुक के जो हमारे हमने कवर कर रखा था, जो कोई सा भी पेपर है, अब मुझे ध्यान में नहीं है क्योंकि यहाँ कट रहा है, हमने प्रूफ छोटा करके लगाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका उत्तर था झालरापाटन। तो शायद होगा कोई ना कोई क्वेश्चन। तो देखो अपन ने क्या कर रखा है, चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को झालावाड़ के झालरापाटन में आयोजित होता है। राजस्थान के प्रमुख पशु मेले कौन से हैं? तो रामदेव पशु मेला है जो मानासर नागौर में देखने को मिलता है। मल्लीनाथ पशु मेला है जो तिलवाड़ा बाड़मेर में है। गोमती सागर पशु मेला है जो झालरापाटन में। इसका मतलब झालरापाटन में कौन से मिले? एक तो चंद्रभागा और एक गोमती सागर। शिवरात्रि पशु मेला करौली में। आइए बात करते हैं बलदेव पशु मेला, गोमती सागर देखो मिल गया, सॉरी गोमती सागर नहीं, चंद्रभागा मेला और गोमती सागर, हाँ बी और डी मिल गए। जबकि वीर तेजाजी परबतसर में लगता है। रामदेव पशु मेला मैंने बता दिया मानासर नागौर में, यहाँ कवर कर रखा है। बलदेव पशु मेला है वो इस बुक में यहाँ कवर नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो एक ही क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चनों को समराइज करके डाला गया होता है, तो इसीलिए प्रूफ में। लेकिन ये एक जगह मिल गए तो मैंने बता दिया। इसका उत्तर है वो बी और डी है, यानी गोमती सागर और चंद्रभागा दोनों मेले हैं राजस्थान में आयोजित होते हैं, झालावाड़ के झालरापाटन में। गाय के दूध में संपूर्ण ठोस का प्रतिशत लगभग होता है
13.2। अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बिल्कुल मैं आगे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, दूध से हैं। वर्गीज कुरियन का शुरू किया गया। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 15% तथा 10% कर्मिक छूट देता है। कर्मिक छूट का मतलब क्या होता है? मान लो कोई जैसे 100 है तो इसको पहले तो 15% की छूट देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, 15% का मतलब हो गया ये 85 हो गई, और उसके बाद में 10 और दे दी, तो फिर इसका जो आएगा उसके बाद में और 10% देगा। इस प्रकार आगे बढ़ता जाता है, तो कर्मिक छूट देता है। इसका मैं उत्तर बता देता हूँ आपको, 5% उत्तर आएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 30-40% है, पहली संख्या दूसरे की कितनी है? तो उत्तर ए 75% होगी। 3 घंटियां 9 मिनट 12 मिनट 15 मिनट के बाद अंतराल पर बजती हैं, तो यदि एक साथ एक समय पर बजना शुरू करे तो वो कितने समय के बाद में वापस एक साथ बजेगी? तो उत्तर इसका आएगा 3 घंटे बाद। अगला क्वेश्चन भी मैथ की, तीन संख्याएं 3, 6 और 3, 4 और 6 अनुपात में है। 3:4, 6। इसका HCF 9 है, तो इसकी LCM क्या है? LCM ज्ञात करना है। LCM 108 है। वापस HCF ज्ञात करना है अगले प्रश्न का, तो इसका उत्तर है 0.03, मतलब उत्तर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वे पुरुष जूनियर हॉकी टीम चैंपियन के 2024 में 14वें पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी राजस्थान टीम के कप्तान कौन है? तो ये जो क्वेश्चन है अभी डाउट में है, इसका अभी पता नहीं चल रहा है कंफर्म, तो इस क्वेश्चन को मैं स्टार रखता हूँ। जैसे ही पता चलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर है जो पिन करवा दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 के एशियाई खेलों में अन्नू रानी को किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो ये भाला फेंक जेवेलियन थ्रो की खिलाड़ी है अन्नू रानी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अपना है राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान में कौन सी आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना? राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी परिवार के एक से अधिक व्यक्तियों के दुर्घटना में मृत्यु पर देय कितना भुगतान है? तो ये पहले 5 लाख था, अभी है जो 10 लाख है। इसी टाइप की एक योजना चलती है आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, जो किसी भी एक्सीडेंट वाले को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को पुरस्कृत किया जाता है, उसकी है जो 10,000 रुपये है। अगला प्रश्न, बजट 2024-25 में 8 फरवरी 2025 के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना, कौन सी योजना? लाडो प्रोत्साहन योजना। इसमें बालिकाओं को निम्न में से कितने मतलब बॉन्ड देना है? तो इसमें लाडो प्रोत्साहन योजना है जो ये पहले से राजश्री योजना चली आ रही थी 2015-16 से, उसी को चेंज किया गया है। उसमें 50,000 रुपये का अमेंडमेंट था, लेकिन इसको थोड़ा चेंज किया, नए तरीके से शुरू की 8 फरवरी को, और इसमें 1 लाख का है। और बात करते हैं अपनी जो करंट अफेयर्स की PDF, जो 3 आवर्स कैप्सूल अपने सबसे अलग, जो ट्रेंडिंग हमारे फिक्स रहती है हर एक एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले डालने की, लेकिन इसमें पेज इतने होते हैं कि आप इसको 3 घंटे में पढ़ सकते हैं, इसलिए इसका नाम है लास्ट 3 आवर करंट अफेयर्स कैप्सूल। तो बात करते हैं इसके बारे में, लाडो प्रोत्साहन योजना, ये रही लाडो प्रोत्साहन योजना। अब देखो यहाँ पे डेट चेंज क्यों हुई है? क्योंकि ये तो घोषणा थी 8 फरवरी को, लेकिन ये जो शुभारंभ किया है ये अगस्त में करी है। पहले से चली आ रही कौन सी योजना? राजश्री, मैंने अभी बता भी दिया था। पात्रता कौन है? बालिका का जन्म जननी सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत अस्पताल में हुआ होना चाहिए, और ये जो 1 लाख रुपए हैं वो 7 किस्तों में देय होंगे। 6 किस्तें तो उसके मम्मी पापा के खाते में आएगी, लेकिन 7वीं किस्त है वो बालिग होने पर उसके खुद के खाते में आएगी, बालिका के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति में व्यय का केंद्र राज्य अनुपात कितना है? तो 50-50 का अनुपात है। अगला क्वेश्चन मैथ का है, तो मैं उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर सी होगा 10। ये भी मैथ का ही है, एक वस्तु को 15% लाभ पे बेच दिया और क्रय मूल्य 5% कम होता, तो इतने कम पर बेची हुई तो लाभ 12% होता, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले इसी पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन एक ही मेथड के, यानी इतना होता तो क्या होता है, इतने में करने के लिए कितने % करना पड़ता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो
ज़्यादा बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे प्रश्नों को। अबुल फजल ने राजस्थान के किस किले को बख्तरबंद किला कहा? ये तो कहा है, तारागढ़ को नहीं कहा था, कुंभलगढ़ को भी नहीं कहा था। रणथंभौर दुर्ग है जो बख्तरबुर्ग दुर्ग कहते हैं। और क्यों? क्योंकि ये जंगलों में है, इसको एरन दुर्ग कहते हैं। और ये चारों तरफ से इस तरीके से घिरा हुआ है कि दूसरे जंगलों से घिरा हुआ है, जंगलों को बख्तरबंद कह के इसको संबोधित किया है। पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है? तो पटेलिया, बिछिया और लालर है जो एक राजस्थान के लोक गीत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। ये प्रश्न भी अपनी बुक में देखने को मिला था। अगला प्रश्न, 2010 में राजस्थान के किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प। तो कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जो विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित है। इसका नाम है कालबेलिया नृत्य। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है जिसका नाम गुलाबो है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान के लोक देवता जिन्हें ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है, जैसे मैंने कल तीसरे शिफ्ट का वीडियो सॉल्यूशन करवाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ऊंट, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को है, ऊंट पालने वाली जाति राय का है। तो ये ऊंटों के देवता है जो पाबू जी को कहा जाता है। इसका उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और ये अपनी बुक में भी कवरेज था वैसे, और बुक में कवरेज का एक तरीका, मैं यहाँ पे बुक के फोटो यहाँ पे हमारे देने का रीज़न ये नहीं है कि हम आपको कुछ शो कर रहे हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। बुक में इस टाइप से हमने अरेंज किए हुए हैं कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि पाबू जी है तो खाली पाबू जी को यहाँ ऐसे कवर करके नहीं छोड़ा हुआ है। पाबू जी है, कोड़ू फलोदी में इनका जन्म स्थान है, मेला चैत्र अमावस्या को लगता है कोड़ू फलोदी में, उपनाम है उसके लक्ष्मण अवतार ऊंटों के देवता। इसी प्रकार इनके ऑप्शन, जैसे गोगा जी, ये जो भी प्रश्न था उसकी बात कर रहा हूँ, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और फत्ता जी। तो बाकी वालों को इसी टाइप से समरी किया है। तो जो छोटे एग्जाम, छोटे स्तर के एग्जाम, और कई बार तो ये बड़े एग्जाम, जो बड़े स्तर आरएस लेवल के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि इनका मेला कब आयोजित होता है, कहाँ आयोजित होता है। तो इस टाइप के जो जो अपन कहते हैं ना कि बेसिक स्टैटिक जीके, उसके फॉर्मेट में हमने हमारा जो है व्याख्या लिखने का तरीका है, इसीलिए मैं हम आपको ये बार बार दिखाते हैं। बाकी आरएएस के लिए आएगी वो इससे बेहतर, इससे भी बेहतर करने की कोशिश की गई है और हमें उम्मीद है वो भी बिल्कुल जैसे पशु परिचर में जो हमारी बुक साबित हुई है, कारगर सिद्ध हुई है बच्चों के लिए, वैसे ही वैसे आरएएस की भी हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थानी साहित्य के किस विद्या में कहानी कई और सुनी जाती है? तो ये घर में दादा परदादा ऐसे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे बोल रहे होंगे, कभी मारवाड़ी में भी ऐसे बोलते हैं दादा वगैरह को कि दादा बात सुनाओ, दादा बात सुनाओ। तो वो बात वही है। तो जो कही कही हुई पुरानी कोई कहानी के रूप में होती है और उसको एक कहानी के रूप में बच्चों के सामने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उसको प्रेजेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं वात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये वापस आड़ोती क्षेत्र का क्वेश्चन है, लेकिन क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सर्वाधिक विकल्पों का चयन कीजिए बोली के बारे में कि कौन सी बोली बोली जाती है। तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हाड़ौती बोली बोली जाती है। ये प्रश्न रिपीटेड है, पहले भी कल परसों में देखने को मिला था और यहाँ पे है जो वापस आ गया है। कोई बात नहीं, इसी पेपर में सॉल्यूशन कराते टाइम भी मैंने बोला था कि शेखावटी क्षेत्र है तो शेखावटी बोलेंगे, मारवाड़ी क्षेत्र है तो मारवाड़ी बोलेंगे, हाड़ौती है तो हाड़ौती बोलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? भैंस की नस्ल नहीं है, इस प्रश्न को ऐसे पढ़ो या तो, या फिर इसको काट के पढ़ो। अब पढ़ो, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल है? तो जो भैंस की नस्लें हैं वो सारी आप हटा दो, उसके बाद का बचा हुआ उत्तर हो जाएगा। तो मुर्रा भैंस की नस्ल है, महसाणा भी है, टोडा भी है, लेकिन बीटल है, बीटल भैंस की नहीं है, बीटल है जो बकरी की नस्ल है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में निम्न ताप पर निम्न ताप परीक्षण करने के लिए सही तापमान क्या है? तो ये है -196 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रश्न की बात करें तो अपनी जो प्रैक्टिस बुक थी उसमें कहाँ पे मिला? ये रहा, बिल्कुल मैं एक बार इधर घूम के दिखा देता हूँ।
जमे हुए वीर्य को कितने तापमान पर तरल नाइट्रोजन में संरक्षित एवं संग्रहित किया जा सकता है? उत्तर क्या है इसका? सी। और बोर्ड ने जो पूछा उसमें भी क्या था? सी। मतलब बोर्ड ने सी तो सेम रख लिया, चेंज भी नहीं किया। कोई बात नहीं, ये तो हमारे टीम की मेहनत है, उसका मतलब परिणाम है। बाकी देखते हैं अगले प्रश्न पर अपन बात करेंगे। एक संचरणीय विषाणु जनित जो रोग है उसका नाम है रानीखेत। यानी रानीखेत सर्वाधिक विकल्प चयन कीजिए। तो रानीखेत है जो मुर्गियों में होता है। तो देखते हैं भेड़, बकरी, कुक्कुट, गाय। तो मुर्गी का नाम थोड़ा चेंज दे दिया, कुक्कुट। उत्तर इसका क्या होगा? सी। ये प्रश्न भी अपनी जो बुक है उसमें देखने को मिला है, मैं बता देता हूँ अभी आपको। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? एक सेकेंड, दिख रहा होगा। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो बकरियों से, गायों से, घोड़ों से, मुर्गियों से। तो यहाँ पे मुर्गियों से। और यहाँ पे उन्होंने बोर्ड एग्जामिनर में पूछा, उसमें क्या लिख दिया? कुक्कुट। कोई बात नहीं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। राइजिंग राजस्थान 2024 कौन सा? राइजिंग राजस्थान 2024 के अनुसार, अब देख रहा होगा आराम से, अनुसार पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, हॉकी राजस्थान के निम्न में से खिलाड़ी ने 14 पुरुष जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2024 में हॉकी के हरियाणा के खिलाफ एकमात्र गोल किया, उसका नाम है अनुराग सुथार। सॉरी, ई पे लग गया, ई मत लगा देना। उत्तर सी, अनुराग सुथार। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? ये कल भी अपनी बात हुई थी। मैंने एक ही बात बोली थी कि जलना वर्ड आ जाए तो भौतिक नहीं है, वो रासायनिक है। लेकिन काटना, पीटना या फिर किसी में अवस्था बदलना, इस टाइप के वर्ड आएंगे तो वो रासायनिक परिवर्तन है। आइए बात करते हैं। अब देखो, भौतिक परिवर्तन का पूछा है, भोजन का पाचन। और मैंने ये भी बोला था कि भौतिक परिवर्तन है उसको वापस रिवर्स यानी उत्क्रमणीय किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी अनुत्क्रमणीय होता है। तो बात करते हैं भोजन का पाचन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में क्या है? भोजन का पाचन। आपने भोजन को पचा लिया, क्या वापस भोजन बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगने का रीजन है ऑक्सीकरण। तो लोहे पर जंग लग गया तो आप उसको घिस के हटा तो सकते हो, लेकिन उसको सही नहीं कर सकते। तो ये भी रासायनिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण बिल्कुल रासायनिक है, ये सॉरी भौतिक है। और पटाखे जलाना, जलाना तो वर्ड ही मैंने बोल दिया, जलाना वर्ड कहीं भी मिल जाए तो आप उस आगे उसको ऑप्शन को पढ़ना भी मत, और वो आपका 100% है, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन से फल और सब्जियां काटने के बाद कुछ समय खुला छोड़ देंगे तो रंग परिवर्तन हो जाएगा? आपने घरों में देखा होगा कि आपने, या फिर जो बाहर रहने वाले स्टूडेंट है वो खुद खाना बनाते हैं तो उन्होंने भी देखा होगा कि कई बार ऐसी होती है कि 15-20-25 मिनट में सब्जियां काटने के बाद में उसके ऊपर हल्का काला रंग या फिर लाल रंग सा रंग चढ़ाई देता है, दिखाई देता है। तो वो रंग क्या है, क्यों होता, किस किस में होता है? तो आपने सेव घर में देखा होगा, सेव काटी होगी तो उसके ऊपर थोड़ी देर बाद उसमें एक रंग है उसका चेंज हो जाता है, मतलब आयरन टाइप से, वो ऐसा लगता है कि किसी लोहे पर जंग लग गया हो, इस टाइप का कलर देखने को मिलता है। टमाटर में ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन आलू में यही सेव सेम वाला सेम देखा होगा, बैंगन में भी देखा होगा, गाजर में नहीं होता। तो क्या हो गया? रंग परिवर्तन 1, 2 और 3, ए सी डी। ए सी डी किस में है देख लेते हैं भैया, ए सी डी, ए उत्तर सही है। और इसमें रंग परिवर्तन का कारण यही है कि इसमें आयरन की मात्रा होती है। जैसे ही इसको काटते हैं, हवा में खुला छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन से ये संपर्क में आता है और इसका ऑक्सीकरण होकर इसके ऊपर कलर आ जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कोई संख्या में स्वयं ने 47.47% बढ़ाई जाए और 590 हो जाए तो वो संख्या 400 होगी। अगला प्रश्न भी यही है कि का मान ये है तो इसका क्या होगा? तो 1080। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मैथ के क्वेश्चन है, मैं पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वैसे भी केवल आंसर बता रहा हूँ, तो मैथ के प्रश्न को पढ़ना एक टाइम वेस्ट है। किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, तो इसका उत्तर है 150।
150 बी उत्तर सही है। और जो भाई हमारे भाई बंधु है या जो स्टूडेंट्स हैं या जो दोस्त बंधु हैं जो आंसर मिला रहे हैं, मैं एक बात बता दूं, हमारे पास में जो पेपर है उसकी सीरीज ABCD EFG जो भी है, बोर्ड ने जो मतलब अभी इसमें शायद कुछ इंडिकेट कर रखा है क्या, हाँ जैसे ये कर रखे हैं, किसी में ताला आ रहा है, किसी में कुछ आ रहा है, इस टाइप से कुछ नंबर है B14 वगैरह, तो इस टाइप से, लेकिन ऑप्शन है वो चेंज हो सकते हैं। जैसे मैं बी बोलता हूँ तो हो सकता है आपके वहाँ पे C या D में मिले, तो मिलाते टाइम में ये थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें, कहीं आपको मैं बी बोलूँ और आपका बी में आप उधर चले जाओ। तो ऑप्शन है वो जो अपनी जगह, स्थान परिवर्तन है ऑप्शन के। अगले प्रश्न पर, मैथ का ये है, LCM है तो उसका HCF इतना गुणा है, तो इसका उत्तर है वो 80 होगा, ए उत्तर सही है। इसीलिए मैं ऑप्शन को साथ में बोल रहा हूँ कि 80 होगा। यदि 8 संख्याओं का औसत 12 है, 5 संख्याओं का ये है, तो इसका उत्तर है वो 7 होगा, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना, ये भी मैथ का ही है। 50 विद्यार्थियों का एक समूह, लड़कियों का औसत आयु वगैरह ये दिया हुआ है, अलग अलग इनके अलग अलग करके इसमें जो डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस निकाल देंगे, या फिर किसी एक की पूछिए तो एक की बता देंगे। यहाँ पे उत्तर आएगा इसका 16 बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बछड़ा जन्म के तत्काल बाद गाय के थनों से निकलने वाला स्त्राव खाली स्थान कहलाता है, यह खाली स्थान से संबंध होता है, तो ये होता है बी। क्या होगा इसका, होगा बी। यानी कि यहाँ पे तो स्त्राव होता है, उसको तो कहते हैं कोलोस्ट्रम, और ये होता है IgA से संबंध होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय का पशुचारण समुदाय नहीं है? हिमालय का पशुचारण समुदाय नहीं है। तो हिमालय में ये भी हमने जो बुक है हमारी प्रैक्टिस बुक है उसमें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये अलग अलग क्वेश्चन में मिलेगा। कहीं पर हमने भूटिया का पूछा है, कहीं शेरपा का, कहीं पर किन्नौरी पूछा है, तो ये धनगर है वो हिमालय का नहीं है, उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गढ़वाल क्षेत्र में 1200 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित ऊंचे पहाड़ों पर विशाल प्राकृतिक चारागाह है, वो क्या कहलाते हैं? तो बुग्याल कहलाते हैं। और ये अपने बुक की प्रैक्टिस बुक थी, उसके अंदर भी क्वेश्चन देखने को मिला था। ये रहे क्वेश्चन नंबर 100, पेज नंबर पता नहीं, पेपर देख लेना किसी के पास में। जिस भाई ने भी इस बुक को पढ़ा है, मैं बुक बता दूं एक बार आपको, तो जिस भाई ने भी इस बुक को पढ़ा है उसको तो आनंद आ गया होगा, जिसने पूरी ढंग से पढ़ी है उसको तो आनंद आ गया होगा, क्योंकि इस बुक ने कम से कम 70%, इस बुक ने कम से कम 70% पेपर को, हर एक पेपर को टच करने की कोशिश करी है। और केवल ये प्रैक्टिस बुक थी, न कि गाइड, केवल प्रैक्टिस बुक थी, लेकिन इसकी व्याख्या थी इतनी अलग तरीके से थी कि ये किसी न किसी गाइड से कम नहीं थी। बात करते हैं, ये प्रश्न है जो ऐसे के ऐसे दिया हुआ है। बुग्याल की ऊंचाई, अब इसने क्या पूछा था, 1200 फीट की ऊंचाई पर है, उसको क्या कहेंगे? बुग्याल। अपन ने क्या पूछ लिया, बुग्याल की ऊंचाई होती है 1200 फीट, 12,000 फीट, बस यही क्वेश्चन था। मतलब प्रश्न को उत्तर बना के पूछ लिया गया। 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है। अगर किसी ने पहले वीडियो देखा है तो उसका सही हो जाएगा। बाड़मेर उत्तर है इसका। बाड़मेर की जो वृद्धि दर है वो 32.50 यानी 32.48 है, तो लगभग 50 बोल सकता हूँ मैं, 32.50 रही थी। और ये प्रश्न हमने यहाँ भी कवर किया था, पहले भी किसी ने वीडियो देखा है तो उससे भी सही हो जाएगा, और किसी ने वीडियो नहीं देखा है और अगर हमारे टेलीग्राम मूल्यांकन एकेडमी के नाम से जो उससे जुड़ा हुआ है तो उसमें भी हम प्रूफ के रूप में इसको भेजते रहते हैं, तो वहाँ पे भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना में निम्न में से किस स्थान पर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या से सर्वाधिक था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और मुझे भी यहाँ ध्यान है कि जिसका भी ये पेपर हमारे पास है इसने बी किया है। ऐसे भाई बंधु बहुत होंगे जिन्होंने बी उत्तर किया है। क्या किया होगा? बी किया होगा, लेकिन जयपुर नहीं है साथियों। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए जरा। ये प्रश्न क्या कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, न कि पूरी जनसंख्या का भाग। पूरी जनसंख्या का पूछा जाता तो यहाँ पे उत्तर क्या होता? जयपुर होता। लेकिन इसने पूछा है केवल शहरी का भाग है वो सर्वाधिक कहाँ है, तो शहरी जनसंख्या का जो सर्वाधिक प्रतिशत है ना, वो कोटा में देखने को मिलता है। कोटा में लगभग 60% जनसंख्या है वो शहरी है, और 40% जनसंख्या है वो ग्रामीण है। और ये अपनी जो बुक है प्रैक्टिस बुक, जिसने भी पढ़ी है मैं तो उनको कह रहा हूँ भाई आप भी अपने मित्रों को बताइए,
कि मार्केट में इस टाइप से भी बुक आती हैं जो सभी क्वेश्चन को मोस्टली कवर करने की कोशिश करती है और कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन हमारे ध्येय वाक्य में नहीं है। देखिए ये था 2011 इतनी जनसंख्या ग्रामीण ये थी और शहरी ये थी। हमने यहाँ पे देखो ये कवर किया है, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है कोटा, यही प्रश्न पूछा है, शहरी जनसंख्या प्रतिशत। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला है प्रतापगढ़। तो अब ये समझने वाली बात है कि ये हालांकि ये चारों लाइनें दी है लेकिन हम दो भी देते तो ये समझने वाली बात है, ये स्टूडेंट को समझनी पड़ेगी कि सर्वाधिक शहरी कोटा में है तो इसका मतलब न्यूनतम ग्रामीण कहाँ होगा, कोटा में होगा। फिर भी हमने ये लाइन लिखी है, सॉरी ये यहाँ पे मिस्टेक्स है, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला और ग्रामीण प्रतिशत ये कोटा आएगा यहाँ बुक में, कोटा न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या है वो कोटा में प्रतिशत, पर सॉरी ये संख्या में दिया हुआ है, प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, सही है ये। और न्यूनतम प्रतिशत ग्रामीण है वो डूंगरपुर में, क्यों, डूंगरपुर की शहरी ज़्यादा है। उल्टे सुल्टे लिख रखे हैं क्या, सॉरी एक मिनट मैंने पढ़ने में मिस्टेक करी, एक मिनट वापस बताता हूँ। सर्वाधिक शहरी और सर्वाधिक ग्रामीण ये है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला तो हो गया कोटा और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला हो गया उदयपुर, सॉरी जयपुर। ये ऐसे हैं, तो ये तो सीधा ऐसे हैं, लेकिन मैं जो समझाना चाहता था वो क्या बताना चाहता था वो मैं बता रहा हूँ। अगर ये प्रश्न पूछा शहरी सर्वाधिक शहरी, अगर ये पूछता न्यूनतम शहरी कहाँ है तो न्यूनतम शहरी भी यहीं होता क्योंकि सर्वाधिक शहरी यहाँ है, तो न्यूनतम सॉरी ग्रामीण यहाँ होता। इसी प्रकार ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पर है सर्वाधिक, डूंगरपुर में लगभग 93% के आसपास। तो जब न्यूनतम सर्वाधिक ग्रामीण यहाँ है तो न्यूनतम शहरी कहाँ होगा, यहाँ भी होगा। तो ये हमने अलग अलग से ऐसे, ये समझने वाली बात है, सोच के करने पड़ते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कवर हो सकता है। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ ये नहीं पूछता, न्यूनतम ग्रामीण शहरी ऐसे पूछता तो भी अपनी इस बुक से हो जाता। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में कौन सा कथन गलत है। उत्तल दर्पण में ये वस्तु वाले भाग में ही बनता है, ये नहीं है, बाकी सब सही है, उत्तर डी होगा, गलत यही है। अगला प्रश्न है, विसरित परावर्तन के कारण होता है, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उत्तर उसका बी होगा, परावर्तक की अनियमित सतह। खाली स्थान का उपयोग करते हुए अधिकतर वाहनों के पश्च दर्पण, यानी वाहनों में जो पीछे देखने का दर्पण होता है उसको क्या कहते हैं, तो वाहनों में पीछे देखने का दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। आप इसमें तो हालांकि उत्तल दर्पण दिया है लेकिन कई बार एग्जामिनर फंसाने के लिए उत्तल लेंस भी ऑप्शन दे देता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। उस टाइम एग्जाम के हॉल में बैठे होते हैं तब लगता है ये उत्तल दर्पण करूं या लेंस करूं, कई बार ऐसा देखने को मिला है। भारत में किसे नाभिकीय विज्ञान न्यूक्लियर साइंस का जनक कहते हैं, तो होमी जहांगीर भाभा को कहते हैं। उत्तर इसका डी है। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, आराम से सोच के करने पड़, मतलब ये रटने वाले क्वेश्चन है, वैसे समझाने वाले नहीं है। समझाने वाले क्वेश्चन जैसे आते हैं उस टाइम मैं थोड़ी बहुत बात मतलब कर लेता हूँ, बाकी समझाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो समझाते हैं। मास्टर ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, जो अंतरस्त्रावी शरीर की ग्रंथि है, तो मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी, उत्तर सी है। अपनी बुक में इस टाइप से बिल्कुल चित्रांकन व्याख्या करते हुए देखा गया है। 39वां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, मानव में छोटी आंत होते हैं, स्त्रियों में ग्राह होता है, लैंगिक विकास होता है और ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। पूरी तरीके से कवर कर रखा है। आगे भी क्वेश्चन अगर आउटू का आए, पराउटू का आए, कुछ भी आए तो इस टाइप से ग्रंथियों को भी कवर किया हुआ है। जहाँ पर जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चन लगते हैं समझाने वाले वो ज़रूर समझा दिए जाते हैं, बाकी समझाने में टाइम कम लगाते हैं। हमारा टारगेट है आंसर की बताना। किसी पुरुष अथवा स्त्री के द्वारा रक्तदान करने के लिए कौन सी स्थिति सही है, कौन सी स्थिति सही है, तो 45 किलो से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल 45 से कम है तो उसमें खुद में ही रक्त नहीं है, वो कहाँ से रक्तदान दे देगा। तो ये उत्तर तो बिल्कुल सही है। ए कहाँ पर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। किसी भी बीमार रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अगर वो बीमार है और उसने रक्त दे दिया तो वो दूसरे को भी बीमारी दे देगा, तो बीमार नहीं होना चाहिए। मतलब व्यक्ति है जो रक्तदान करने वाला है वो स्वस्थ होना चाहिए, तो बी भी सही है। अब देखते हैं बी कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर है वो 8 से 12 के बीच होना चाहिए, नहीं
हीमोग्लोबिन है वो लगभग लगभग 15-16 के आसपास रहता है। तो इसकी रेंज है जो 8 नहीं होती है, इससे ज़्यादा होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक फ्लैप जैसी प्रत्यावस्था उपस्थित संरचना जो ग्रास नली और श्वास नली के बीच में स्विच की भांति कार्य करती है, उसको सर्वाधिक विकल्प चयन कीजिए। ये उसका उत्तर है डी, एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस, डी। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन है वो जो रक्त में पाया जाता है। रक्त एक तरल उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तो रक्त भी कौन सा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये श्वेत और लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कोशिका पट्टिकाणु में। तो इसका उत्तर है सी। रक्त है वो लाल रक्त में होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में होता है। और इसी रक्त में, लाल रक्त कोशिका में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही इसका रंग लाल होता है। और अपनी जो बुक में भी था, ये बिल्कुल कवरेज था। हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी यानी रेड ब्लड कोशिका, मतलब आरबीसी लाल रक्त लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। बढ़ते हैं आगे। और ये देख लीजिए आगे वाला वो क्वेश्चन, अभी जो पीछे मैंने समझाया था कि किस व्यक्ति का कितना मतलब रक्तदान करने वाला। तो एक स्वस्थ मनुष्य में देखो कोई भी लाइन छूटी नहीं है, बस ये है कि लाइन को पढ़ने वाले व्यक्तियों की कमी थी, लाइनों को, इस बुक को पढ़ने वालों की कमी रही। बाकी कोई भी लाइन छूटी नहीं है, साफ साफ लिख रखा है कि एक स्वस्थ मनुष्य के प्रति 100 ml में रक्त का लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। जबकि उधर वो गलत किया था, उसमें क्या था, रेंज थी 8 से 12, इसलिए वो गलत था। तो ये लाइन भी यहाँ कवरेज है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोई भी लाइन नहीं छूटी है। और बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न है, सही विकल्पों का चयन कीजिए। क्या है सही विकल्प, देखते हैं। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। बिल्कुल, कैंसर में क्या होता है, गांठें बनती है। गांठें कैसे बनेगी, तो कोशिका का विभाजन है वो होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन एक तो सही है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। ठीक है। हेपेटाइटिस ए जीवाणु के कारण होता है, नहीं। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है। हीमोफीलिया है वो, इसकी वाहक तो स्त्री होती है, लेकिन इससे प्रभावित होने वाला होता है वो पुरुष होता है। और ये लैंगिक मतलब रोग है। तो ए और सी दोनों सही है। ए और सी कहाँ कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, बी नहीं है तो बी कट गया। और कुष्ठ एक विषाणु है, नहीं। तो यहाँ पे ए सी कहाँ है, बी उत्तर इसका सही है। बढ़ते हैं आगे। खालिस्तान एक लाल भूरे रंग की सैम बीन के आकार की संरचना है जो मनुष्य के उदरीय गुहा में निचले भाग में पाई जाती है, उसको कहते हैं किडनी या वक्र, गुर्दे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। वह राजस्थान का खिलाड़ी जिसने भारतीय क्रिकेट टीम से क्रिकेट कभी नहीं खेला। मतलब ऐसा दे दिया कि एक खिलाड़ी है वो क्रिकेट नहीं खेला, खिलाड़ी तो है लेकिन क्रिकेट का नहीं है, किसी और का खिलाड़ी है। ये बात करते हैं। अनंतजीत सिंह नरूका, गगन खोड़ा यानी गगन किशन लाल खोड़ा, हनुमंत सिंह और पार्थ सारथी हरिश्चंद्र शर्मा। तो इसका उत्तर है जो, अभी ये प्रश्न ऐसे लग रहा होगा कि हमें क्या पता, ऐसे भी कई बार आ जाता है कि हमें क्या पता यार, पुराने नाम दे दिए, कौन किसका खिलाड़ी था, पुराने खिलाड़ियों को कौन पूछा है। लेकिन नहीं साथियों, ये पुराना नहीं है, ये करंट जीके से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब करंट कैसे हुआ, क्योंकि अनंतजीत सिंह नरूका है ना, ये निशानेबाज का खिलाड़ी है। और ये जो पेरिस ओलंपिक में राजस्थान से भाग लेने वाले था ना, उसमें ये खिलाड़ी था, अनंतजीत सिंह नरूका, निशानेबाज। ये हमारी करंट अफेयर्स जो 3 आवर्स कैप्सूल है उसमें मेंशन था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से पूछा हुआ है, न कि स्टैटिक जीके से। बढ़ते हैं आगे। पोषण की दृष्टि से अंडा एक समृद्ध स्रोत है। तो इसका मैं सीधा उत्तर बता दूं, ए प्रोटीन होता है, बी लो फॉस्फोरस देखने को मिल जाता है, असंतृप्त वसा अम्लों का होता है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ई नहीं होता है। इसका उत्तर होगा डी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन नहीं है। दूध में कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता, ये प्रश्न है। कौन सा नहीं पाया जाता, तो
लैक्टोज है वो दूध में नहीं पाया जाता, बाकी कैसीन, लैक्टोग्लोबिन और लैक्टा एल्यूबिन दोनों पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। घी में जंतु की वसा की मिलावट को जांच करने के लिए एक सामान्य परीक्षण है, तो इसका उत्तर है बोर्डविन परीक्षण। अगला प्रश्न मैथ का है, नहीं सॉरी मैथ का नहीं है। एक सुनार के पास 14 कैरेट शुद्धता तथा 18 कैरेट शुद्धता का सोना है। 15 कैरेट शुद्धता का आभूषण बनाने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिश्रण करना पड़ेगा? तो ये मिश्रण का क्वेश्चन मैथ का ही है वैसे। 3:1 में करेगा, उत्तर इसका ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अपना मैथ का क्वेश्चन है, मैं सीधा उत्तर बता देता हूँ। चलिए आपका टाइम बचाते हुए 4800 सी उत्तर सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डिजीलॉकर सरकार द्वारा प्रदत्त एक क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। सर्वाधिक विकल्प का चयन कीजिए। चुनाव संबंधी आंकड़ों में डिजिटल रूप से संग्रहित करने के लिए नहीं, नकदी डिजिटल को संग्रहित नहीं, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को आपने भी यूज़ किया होगा। डिजीलॉकर पे आपकी आईडी होगी, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होंगे, तो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को यहाँ रखने के लिए उत्तर क्या होगा? इसका सी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना कौन सी? गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रथम चरण में, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित राशि ऋण राशि की ऊपरी सीमा 1 वर्ष के लिए है, तो ये है इसका उत्तर 1 लाख। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना ये यहीं से वापस क्वेश्चन 25 सितंबर 2024 से 8 अक्टूबर 2024 के बीच में चली थी, तो 5 लाख परिवारों को फायदा पहुंचाने का लक्ष्य था। और अगला प्रश्न है राजस्थान के शिक्षा मंत्री तकनीकी शिक्षा मंत्री, बहुत सारे लोगों ने मदन दिलावर किया होगा, लेकिन मदन दिलावर है वो शिक्षा मंत्री है, तकनीकी शिक्षा मंत्री नहीं है। तकनीकी शिक्षा मंत्री है वो प्रेमचंद बैरवा। उत्तर क्या होगा? डी होगा। करंट अफेयर्स की जो हमारी पीडीएफ है उसमें हमने जो बता दूंगा आपको, प्रेमचंद बैरवा 7वें उप मुख्यमंत्री राजस्थान। विभाग क्या क्या है इसके पास में? तो इनके पास में तकनीकी शिक्षा है और उच्च शिक्षा है और सड़क परिवहन है, तीनों विभाग इनके पास में है। फोर्ब्स इंडिया की सितंबर 2024 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों में राजस्थान का अनुमानित जीएसडीपी में वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्थान था 7वां। उत्तर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपना राजस्थान के प्रवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना में कितनी राशि आवंटित की गई? तो यहाँ पर कही थी 500 करोड़। अगला प्रश्न है अपना राजस्थान की लूणी नदी का उद्गम स्थल। लूणी नदी का कल भी मैंने बात करी थी कल की वीडियो में कि लूणी का नदी का जो उद्गम स्थल है वो नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है, सी उत्तर होगा। ये लू भाई साहब क्या बार बार आ रही है। राजस्थान में बहने वाली गर्म हवा लू, ये तो हर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम में देखने को मिला, और मुझे लग रहा है पहले दूसरे एग्ज़ाम में किसी के गलत भी हुआ होगा, लेकिन बाद में तो क्या गलत करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो तैयारी करने वाला वो पेपर तो ज़रूर देखता है। चूलिया जल प्रपात राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में, कितना वो पूछ लिया, अगर जिला ही पूछ लेता, दक्षिण पूर्वी पठार में चंबल नदी पर निर्मित है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस वन राजस्थान में नहीं पाए जाते? तो राजस्थान में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखने को मिलते हैं, शुष्क पर्णपाती भी देखने को मिलते हैं, उपोष्ण पर्वतीय वन भी देखने को मिलते हैं, ज्वारीय वन राजस्थान में नहीं पाए जाते। बढ़ते हैं और इसी के साथ आपके 150 क्वेश्चन के आंसर पूरे हुए। आपने उम्मीद करता हूँ कि आंसर की मिला ली होगी, आपके कितने सही हो रहे हैं आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा। और हमारा ध्येय वाक्य भी यही है, पढ़े कहीं से मूल्यांकन यहीं से। इसी के साथ धन्यवाद।